सायरा सांवली रंगत की एक नौम्र और निहायत पुरकशिश लड़की थी। बालों की लंबाई घटनों नुनगुना से नीचे तक थी, इस पर बोलती हुई वो सिहर अंगेज बड़ी बड़ी आंखें जिन पर निगाह पड़ते ही इंसान इसके सिहर में जकड़ कर रह जाए। इसकी सांवली रंगत में घुला नमकीन पानी का सूंधापन इसे दूसरी लड़कियों से मुमताज बनाया करता था। इसकी आदत थी कि वो रोजाना शाम के वक्त नहाया करती और मगरिब के वक्त छत पर चली जाती। इसे अपने बाल खिले रखने का इस हद तक शौक था कि इसने कभी भी बाल नहीं बांधे थे। माँ बहुत कोशिश करती कि वो बाल बांधा करे, लेकिन वो हमेशा ही हंस कर लाड से टाल दिया करती। वक्त वैसे भी जल्द गुजरता है, लेकिन हुसैन लड़की हो तो फिर वक्त शायद ज्यादा तेजी से गुजरता है। सायरा भी बहुत जल्द इस उम्र की हो गई कि इसकी शादी की बातें होने लगे। फिर एक दिन इसकी शादी तय हो गई। जब से सायरा की शादी तय हुई तो इस पे निखार दिन बदन बढ़ता ही जा रहा था और आखिर शादी का दिन आ ही गया। शादी की गहमा गहमी शुरू हो गई। शादी भी शुरू हो गई, लेकिन सायरा की शाम को छत पे जाने की रूटीन वही रही। मायों की रात इसे उबटन लगा दिया गया और सारा दिन इसे छत पर जाने का मौका ना मिल सका था, जिसकी वजह से इसकी तबीयत में बहुत बेचैनी थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं दूर से कोई धीरे धीरे से इसे पुकार रहा है। पुकारने वाले की आवाज जैसे किसी गहरे कुनवन से आ रही थी, जिसमें कुछ ऐसी तलब थी कि सुनकर उसकी तबीयत उदास और बोझल होने लगी। फिर वो खुद बखुद ही सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। घर चूंकि मेहमानों से भरा पड़ा था कि इसलिए किसी ने इसकी गैर हाजिरी महसूस न की। सर्दियों की ठिठुरती हुई सर्द तरीन रात थी। मेहमानों के लिए बिस्तर लगाने का वक्त आया तो इसकी छोटी बहनें छत पर मौजूद स्टोर से बिस्तर निकालने के यकंक इनकी चीखों से पूरा घर गूंज उठा। सायरा छत पर बेहोश पड़ी थी। शादी में आए हुए सभी मेहमान परेशान हो गए और ज्यादा परेशानी इससे बढ़ गई कि इसके हाथ पांव मुड़ गए थे। सायरा की मां ने आयतल कुर्सी का वर्द शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सायरा को होश आने लगा। अल्लाह के कलाम की बरकत से इसकी तबीयत संभलती चली गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो गए। घर में इस सूरत-ए-हाल पर शदीद खौफ का आलम था। सबके चेहरों पर बेपनाह तशवीश थी, मगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के चेकअप ने इसे मुकम्मल सेहतमंद करार दिया। शादी के बाद रुखसत हैकर वो एक दूसरे शहर आ गई, जहां इसका घर शहर से कुछ दूर एक गैर आबाद इलाके में था, जहां बहुत ही कम घर बने हुए थे और वो भी एक दूसरे से काफी फासले पे। ये 2 मंजिला घर देखने में बहुत पुराना था। इसकी तामीर में गुजरे वक्तों की अजमत के निशानात छुपे थे। निशानात भले ही मखदूश थे, लेकिन अजमत रफ्ता की गवाही दे रहे थे। इसका मरकजी दाखिली दरवाज़ा इंसानी हाथ की महारत का मुंह बोलता सबूत था। दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल सीढ़ियां, इससे आगे वसी बैठक जहां से चंद कदम के फासले पे वसी दालान और उसके दूसरी तरफ रिहायशी कमरों की कतार। दूसरी मंजिल भी इसी तरतीब से बनी थी। छत पर सबसे अलग थलग एक वाशरूम था, जो किसी के इस्तेमाल में ना होने की वजह से अरसा दराज से बंद पड़ा था। इस जगह टोटल 4 घर थे और सामने एक खुला मैदान और कोई 600 कदम दौर एक कब्रिस्तान, जिसमें बमुश्किल 12 से 15 कब्रें होंगी। इस कब्रिस्तान से मुत्तसिल एक 4 दीवारी भी थी। वो भी एक कब्रिस्तान था जो गैर मजहब असलिफा है का था। इसके अलावा जो आबादी थी वो भी मुख्तसर थी, लेकिन यहां से कम अज कम आधा किलोमीटर दूर थी। सायरा का कमरा ऊपर वाली मंजिल पे था। घर की दाएं समत वाली दीवार के बाहर जो दरख्त था वो ऊपर आते हुए उनके कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने नजर आता था। दरख्त इससे भी बुलंद था, जो खिड़की से ऊपर जाते हुए छत तक पहुंच जाता था। शादी से पहले सायरा के साथ एक मसला था कि कभी कभार वो सोते में हड़बड़ा कर उठ बैठती और चीखें मारना शुरू कर देती। ये सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा, लेकिन ससुराल वालों ने भी उसके इस मसले को ज्यादा अहमियत न दी कि अक्सर लोग सोते में डर जाते हैं। लेकिन एक दफा ये मामला संजीदगी इख्तियार कर गया। जब इसी तरह वो चीखें मारती हुई जागी तो इसका शौहर भी चीख मार कर बैठ गया। सभी घर वाले भागते हुए उनके कमरे में आ गए। सायरा की तो समझ आ गई, लेकिन इसके शौहर ने क्यों चीख मारी इस बारे सब फिक्रमंद थे। इसका शौहर कमर पे हाथ रखे बैठा था। वो कमर पे हाथ रखे बेड पे झक कर बैठा था। इसके चेहरे पे तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। इसकी कमीज उठाकर जब कमर देखी गए तो इस पर बहुत बड़े साइज की उंगलियों के नीले रंग के निशानात थे। नीले रंग के इसलिए कि जब बहुत जोर से थप्पड़ मारा जाए तो इस जगह पे खून जम जाता है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस पुरअसरार वाक़ये से तमाम लोग सहम गए। सलीम बहुत फिक्रमंद था।
सायरा की जो हालत थी वो तो अलग बात थी, लेकिन जब इसकी कमर पे थप्पड़ का निशान पड़ा तो वो मखमसे में पड़ गया। वो हकीकत पसंद इंसान था। इसके जहन में दो बातें थीं। एक ये कि वाकई किसी और मखलूक ने ऐसा किया है, और दूसरा ये कि सायरा ने सोते में नफसियाती दबाव की वजह से इसकी कमर पे थप्पड़ मार दिया। सलीम ने फैसला किया कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, जिसके बाद इसे वापस दुबई चले जाना है, तो बेहतर रहेगा कि वो सायरा को लेकर हनीमून के लिए निकल जाए। इसने दो मकामात का फैसला किया, पहले लाहौर, फिर वहां से मरी से सीधा वापस। लाहौर में अजीजों के यहाँ ठहरना था और मरी में होटल में क़याम करना था उनको। लाहौर में वो बहुत जगहों पे घूमे। सायरा को सबसे ज्यादा शाही कला और बादशाही मस्जिद पसंद आए। इसे इन तारीखी इमारत में से तारीख झांकती नजर आ रही थी। इसकी तारीखी इमारत से दिलचस्पी को देखते हुए सलीम के रिश्तेदारों ने फैसला किया कि उनको दो और तारीखी मकामात भी दिखा दिए जाएं, जिनमें एक शालामार बाग और दूसरा मकबरा जहांगीर। सलीम के कजिन ने कहा कि पहले शालामार बाग चलते हैं, फिर वहां से मकबरा जहांगीर चले जाएंगे और फिर वहां से वापसी पे रंग रोड से सीधे घर चले जाएंगे, जो उनके लिए बेहतर रहेगा। वो शाही कला से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। दो मोड़िया पिल से वो रेलवे पिल के नीचे से होते हुए पीछे बागबानपुरा वाली रोड पे निकल आए। इस रोड पे चलते हुए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए वो शालामार बाग पहुंच गए। वहां पे आधा घंटा रुकने के बाद वापसी इसी रास्ते से होते हुए वो म्यान पाकिस्तान के दाएं तरफ से गुजरते हुए ट्रैफिक के हुजूम के साथ साथ रावी के पिल को पार करके शाहदरा के मकाम पे जा निकले। शाहदरा पहुंचने पे वो दाएं तरफ मुड़कर शाहदरा की आबादी की तरफ मुड़ गए। वहां से जीटी रोड सीधा रावलपिंडी की तरफ जा रहा था और बाईं तरफ मुड़े तो शेखुपुरा और फैसलाबाद की तरफ रोड जा रही थी। शाहदरा की तरफ रुख करने के बाद शायद 2 या 3 मिनट्स की ड्राइव के बाद वो मकबरा जहांगीर पहुंच गए। ये मकबरा लाहौर से बाहर होने की वजह से और दूसरा हमारे मजमूई मुआशरती रवैये की वजह से ऐसे ही है जैसे सौतेला नापसंदीदा बच्चा। जो लोग तारीख के बारे ज्यादा नहीं जानते वो लाहौर तारीखी इमारत घूम भी जाएं तो बहुत सुन को पता ही नहीं कि मकबरा जहांगीर लाहौर से बाहर शाहदरा के मकाम पे है। हालांकि कुछ साल पहले इस मकबरे की तज़ीन और इराश की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। जिस वक्त ये लोग पहुंचे तो इक्का दुक्का लोग मौजूद थे, जिसकी वजह से वीरानी ज्यादा छाई हुई थी। यहाँ पहुंचने के बाद से ही सायरा की कैफियत अजीब सी हो रही थी, लेकिन इसने किसी पे जाहिर ना होने दिया। सलीम अपने कजिन के साथ नमाज अदा करने चला गया और वो दूसरी खातून के साथ वहीं पे ईंटों के बने तारीखी फर्श के एक कोने पे बैठ गई। ये बैठी रही और दूसरी खातून इधर उधर टहलने लगी। ये अपने ध्यान में घुटने पे कोहनी टिकाए और हाथ पे थोड़ी रखे किसी गहरी सोच में गुम बैठी थी कि अचानक इसके सामने एक मलंग बच्चा इकेड़ा हुआ, जिसका हुलिया अजीब सा था। इसने जर्द रंग की धोती सी बांध रखी थी और ऊपर फटा पुराना सा चुगा गिले में मुख्तलिफ रंगों की ढेरों मालाएं। वो बच्चा शायद 12 या 13 साल का होगा। वो उसके सामने खड़े रहकर बजाय कुछ मांगने के अपनी लाल अंगारा आंखों से मुसलसल इसे घूरे जा रहा था। सायरा ने इसे नजरअंदाज करते हुए अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, लेकिन वो घूमकर इस तरफ सीधा उसकी आंखों के सामने जा खड़ा हुआ। बहुत ही पुरस्रार सा अंदाज था इसका। वो बिल्कुल खामोश खड़ा था, लेकिन एक तब्दीली ये आई कि इसने मुंह से कुछ कहे सुने बगैर अपना हाथ उसके सामने फैला दिया। सायरा ने चाहते हुए भी इसे कुछ ना दिया और कहा कि मुआफ करो, लेकिन वो बार बार मना करने के बावजूद वहां से गया नहीं, बल्कि वहीं घास पे एक साइड पे बैठकर इसे घूरना शुरू कर दिया। सायरा को बच्चे बहुत प्यारे लगते थे, लेकिन इस बच्चे की नजरों में कुछ ऐसा तासुर था जिससे सायरा अंदर ही अंदर सिमटी जा रही थी। द्रिसहमी से वो नजरें झुकाए बैठी थी कि एकाएक वो मलंग बच्चा अपनी जगह से उठा और एक लम्हे में ही आगे बढ़कर सायरा के पैरों को छीन लिया। पैरों को छूते ही इसने खड़े रहकर वज्र की हालत में धमाल डालना शुरू कर दी। धमाल एक मखसूस अंदाज का डांस है जिसे आम जुबान में हाल खेलना कहते हैं, जिसमें नाचने वाला अपने आप में गुम रहकर नीम बेहोशी की हालत में नाचता रहता है। वो बच्चा तो नाच रहा था, लेकिन इसके पैरों को छूने के बाद से सायरा को अपना वजूद भारी होता महसूस हुआ। सलीम और उसका कजिन भी आ गए, लेकिन सायरा का वजूद इतना भारी हो चुका था कि इससे अपनी जगह से हिला भी नहीं जा रहा था। वो खौफजदा नजरों से इस बच्चे को नाचते हुए देखे जा रही थी। चारों तरफ से तेज हुआ चलना शुरू हो गई। हुआ के चलने से दरख्तों और करीबी दीवारों से सीटियों की आवाजें आ रही थी।
तेजी से नाचते हुए बच्चे के बाल हवा में उड़ रहे थे। सलीम ने सायरा को कई दफा आवाज दी लेकिन वो यकटुक इस बच्चे को ही देखे जा रही थी। इसने जब देखा कि सायरा की तवज्जो मुसलसल इस मलंग बच्चे की तरफ है तो इसने बच्चे को रोकने की कोशिश की। बहुत दफा रोकने के बावजूद जब इसने कोई तवज्जो ना की तो सलीम ने आगे बढ़कर उसके गाल पे एक जोरदार तमांचा रसीद किया। तमांचा मारते ही वो बच्चा भागकर करीबी अमरे के पीछे गुम हो गया। इसका नाच रुकते ही हुआ भी थम गई, फिजा में सीटियों का शोर भी खत्म हो गया।